रायपुर गांव में एक गरीब किसान हरिनाथ अपनी पत्नी गंगा और बेटी बरखा के साथ रहता था। मई की गर्मी के चलते पूरे गांव को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन हरिनाथ हर मुश्किलों को नकारते हुए अपने खेतों में मेहनत करता था। उफ, ये गर्मी तो जान ही ले लेगी। खेतों की तपती मिट्टी तो जैसे आग फैला रही है, ना जाने आगे क्या होने वाला है। हाँ जी, आप ठीक कहते हो। अगर ऐसे ही रहा तो हमारी फसलों को पानी भी नहीं मिल पाएगा और सारी फसलें नष्ट हो जाएगी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। कल सुबह जाकर मैं पुराने कुएं की खुदाई शुरू कर दूंगा। अगर कुएं से पानी निकल आया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन हरिनाथ अपने औजारों के साथ कुएं के पास पहुंच जाता है। अब ये कुआं ही मेरी आखिरी उम्मीद बचा है। अगर इसमें से पानी ना निकला तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। अब हरिनाथ कुएं की खुदाई शुरू कर देता है। उसे देखकर गांव वाले हंसते हुए पास से गुजरते हैं। हरिनाथ तो जैसे पागल हो गया है। इतनी गर्मी में कुआं खोद रहा है। जब ऊपर से पानी ही नहीं बरस रहा तो नीचे से पानी कैसे निकलेगा भला? अरे, मुझे लगता है ये अकेले ही मिट्टी खोदते खोदते खुद ही उसमें समा जाएगा। हरिनाथ कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप अपने फावड़े की गति बढ़ा देता है, मानो हर ताना उसे और मजबूत बना रहा हो। मैंने तो मुखिया से मिलकर सब काम निकलवा लिया। सरकारी योजना का पैसा भी आ गया। अब तो आराम से कुछ दिन बैठ कर खाऊंगा। जी हाँ, आप ठीक कहते हो। अपने भैया को भी समझा दो, मिट्टी में काम करने से जीवन नहीं चलता। आपके साथ मिलकर काम करेंगे तो कोई भी तकलीफ ही नहीं रहेगी। मैंने उसे कई बार कहा कि थोड़ा चालाक बनो, लेकिन वो तो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते में चलने वाला है। अब इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। उधर हरिनाथ अगले दिन फिर से कुएं की खुदाई के प्रयास में निकल जाता है। इसी तरह हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन वह कुएं की खुदाई कर रहा होता है, तभी कितने दिन बीत गए, कुएं से एक बूंद पानी नहीं आया। आज मैं पूरा जी जान लगा दूंगा, कैसे भी करके मुझे पानी चाहिए। इस तरह से हरिनाथ तपती धूप में खुदाई करने लगता है। तभी मिट्टी से एक सांप निकलकर उसके पैरों पर डस लेता है और उसकी मौत हो जाती है। इस तरह से अब गंगा का परिवार उजड़ गया था, लेकिन गंगा के साथ उसकी बेटी थी, जिसके लिए उसे हिम्मत रखनी थी। समय बीतता गया। अब बरखा और गंगा ने एक साथ मिलकर कुएं की खुदाई करने की ठानी। एक दिन गंगा और बरखा कुएं की खुदाई कर रही होती है। तभी गांव की कुछ औरतें वहां आ जाती है। अरे गंगा बहन, इस जानलेवा धूप में कब तक कुएं की खुदाई करोगी? आपको तो पता ही है, इस साल बारिश का कहीं भी नामो निशान तक नहीं है। जब बारिश नहीं हो रही तो कुएं में पानी कहाँ से होगा? हाँ बहन गायत्री ठीक कहती है। अगर आप दोनों इस तरह गर्मी में काम करती रही तो आप दोनों की तबीयत खराब हो सकती है। आप दोनों का कहना ठीक है, लेकिन बहन, इस कुएं की खुदाई मेरे पति की आखिरी इच्छा थी, इसलिए मैं खुदाई ज़रूर करूँगी। बाहर से सच कौन जान सकता है कि कुएं के अंदर पानी है या नहीं। कुछ समय बाद पूरा गांव पानी के लिए परेशान होने लगा, जिसके चलते गांव की महिलाओं ने गंगा के साथ कुएं की खुदाई करनी शुरू कर दी। कई दिन बीत गए, लेकिन खुदाई के दौरान कुएं में पानी की एक बूंद तक ना मिली। अब गांव की लगभग सभी महिलाओं ने उम्मीद छोड़ दी थी और खुदाई बंद करने का फैसला लिया। तभी अचानक एक दिन
बादलों से तेज गड़गड़ाहट उठती है और चारों तरफ जोरदार बारिश होने लगती है। इसी के चलते कुएं में भी पानी भर जाता है। अब गांव की पानी संबंधित समस्याएं खत्म हो चुकी थी, लेकिन गंगा अभी भी गांव भर में गरीब थी। वह खेती करके कम दामों में ही अपनी फसल बेच पाती, जिससे उसका घर का खर्च चल पाना मुश्किल था। एक दिन गोपाल देखता है कि सभी लोग गंगा भाभी के कुएं से पानी ले जा रहे हैं और गांव भर में उसकी चर्चा चल रही है। जलन के चलते उसके कुएं की जमीन को हड़पनी चाहिए। अगले दिन वह कुछ कागजों के साथ गंगा के पास जाता है, लेकिन गंगा के मुकरने के बाद मामला आगे बढ़ता है और पंचायत बिठाई जाती है। गंगा, इस कागज के अनुसार तुम्हारे कुएं वाली जमीन गोपाल की है, इसलिए उस जमीन पर गोपाल का ही हक है। लेकिन सरपंच जी, परिवार के बंटवारे के समय तो गोपाल जी ने ऐसी कोई बात नहीं बताई थी, फिर अचानक से ये कागजात कहाँ से बन गए? अब गंगा की बात सुनकर पूरा गांव उसके साथ था, क्योंकि पूरे गांव को पता था कि गोपाल कैसा आदमी है। इस तरह से गोपाल की चाल पर पानी फिर जाता है और गांव वाले गांव की जमीन गोपाल के कब्जे से बचा लेते हैं। अब गंगा के सर से एक मुसीबत तो टल गई थी, लेकिन उसके घर में खाने पीने की दिक्कतें अभी भी थी। एक दिन कोई साधु महाराज उसके घर पर आते हैं। गर्मी के कारण उनका प्यास से बुरा हाल था। बेटा, घर में कोई है क्या? जी साधु महाराज, कहिए आपको क्या चाहिए? बेटी, इस भयंकर गर्मी में मेरा गला सूख रहा है, क्या मुझे एक लोटा जल मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं बाबा, आप ठहरिए, मैं अपने कुएं से आपके लिए जल लाती हूँ। कुछ देर बाद गंगा अपने कुएं से एक लोटे में जल भर लाती है और साधु महाराज को दे देती है। फिर साधु महाराज उस जल को पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। खुश रह बेटी, तूने मेरी प्यास बुझाकर मुझ पे उपकार किया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस समय तेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुझे एक जादुई लोटा देता हूँ, जिससे तेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी। उस लोटे से जो भी तू बिना लालच किए मांगेगी, वह सब तुझे मिल जाएगा। अब गंगा के पास सच में एक जादुई लोटा था। वह उस लोटे से अपनी हर जरूरत पूरी करने लगती है। ये जादुई लोटे, मेरे घर का राशन खत्म हो गया है, कृपया मेरे राशन की पूर्ति कर दो। तभी देखते ही देखते घर राशन से भर जाता है। अच्छा, तो ये है गंगा भाभी का असली राज, लेकिन ये लोटा तो सिर्फ मेरे ही पास होना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, मैं इस लोटे को एक रात चोरी कर लूँगा, फिर मेरे पास सब कुछ होगा। अगले दिन रात में गोपाल दबे पांव गंगा के घर घुस जाता है और उसी जगह पर जाता है जहाँ पर लोटा रखा हुआ था। तभी वह बड़ी चालाकी से लोटे की चोरी कर लेता है। अब ये लोटा मेरा है, अब देखना मैं इस लोटे से कैसे अमीर बन जाऊंगा। लोटा चुरा कर वह अपने घर भाग जाता है और दरवाजा बंद करके राहत की सांस लेता है। गंगा भाभी ने तो इस लोटे से केवल अनाज मांगा था, मैं तो इससे सोना निकालूंगा, फिर देखना मैं कैसे गांव का अमीर आदमी बन जाऊंगा। कुछ देर बाद वह आरती को भी जगा देता है और सारी बातें बता देता है। क्या सच में ये लोटा हमारी मनमर्जी की हर चीजें दे सकता है? अब गोपाल उस लोटे से सोने के सिक्के और गहनों की मांग करने लगता है। ओ जादुई लोटे, मुझे ढेर सारे सोने के सिक्के और गहने दे दो। तभी पल भर में लोटे से सोने के सिक्के और गहने निकलकर जमीन पर इकट्ठा हो जाते हैं। ये देखो आरती, मैंने कहा था ना, ये सच में जादुई लोटा है।
अब मैं गांव का सबसे रईस आदमी बन जाऊंगा। इतना सोना, ये सब मुझे चाहिए? अब जैसे ही वह दोनों हाथों से सोना उठाने जाते हैं, उसी क्षण सोने से भयानक आग निकलने लगती है। ये क्या हो रहा है? ये तो गहनों में आग निकल रही है। फिर देखते ही देखते वो आग इतनी तेज से फैलती है कि पूरे घर में आग लग जाती है। अब गोपाल और आरती दोनों चिल्लाते हैं, अरे कोई है, बचाओ बचाओ, हमारे घर में आग लग गई है। कोई सुनता क्यों नहीं? कोई हमें बचाओ, नहीं तो हम इस आग में मारे जाएंगे। कुछ ही देर में आग पूरे घर से निकल जाती है। अब उन दोनों की चीखें भी राख में बदल जाती है। अगले दिन जब गांव वालों को गोपाल के घर की खबर पता चलती है तो सभी लोग वहां पर जाते हैं। गंगा भी वहां पर आ जाती है। वह देखती है कि उसका जादुई लोटा यहाँ पर है। अब वह सब समझ जाती है कि यह सब गोपाल का किया धराया था। फिर गंगा उस लोटे को लेकर अपने घर लौट जाती है। समय बीतता है और फिर वह उसी जादू के लोटे से गांव भर में ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने लगती है। एक दिन गंगा और बरखा एक साथ होती है। बेटी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम इस लोटे का उपयोग अच्छे कामों में करेंगे और गांव भर की मदद करेंगे। हाँ माँ, अब तो गांव वालों की सभी तकलीफ़ें दूर हो गई है। इस तरह से पूरे गांव की तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। रायपुर गांव में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गंगा के पास एक चमत्कारी लोटा था जिससे गांव की हर ज़रूरत पूरी हो जाती थी। उस जादू लोटे ने गांव की ज़िंदगी बदल दी थी। यह लोटा तो हमारे लिए जैसे भगवान का आशीर्वाद है। इस लोटे से जो कुछ भी मांगो वह सभी मिलता है। हाँ माँ, मुझे तो लगता है वह साधु महाराज साक्षात भगवान का ही रूप थे जिसे हमारी इतनी मदद की। समय बीतता गया। अब लोग गंगा को सम्मान की नज़रों से देखने लगे थे। पहले वह बहुत सादगी से इस लोटे का उपयोग करती थी, लेकिन फिर उसके मन में धीरे धीरे लालच पनपने लगा। अगर इस लोटे से ज़रूरत की चीज़ें मिल सकती है तो क्यों ना मैं गहने, अच्छे कपड़े और सभी चीज़ों भी मांग लूँ। गंगा अब रोज़ लोटे से महंगे जेवर, रेशमी साड़ियाँ और सजावटी सामान मांगने लगती है। माँ, पहले तो आप संतोषी थी, लेकिन अब आप बदल चुकी हो। आप हर दिन इस जादुई लोटे से कुछ न कुछ नया मांग रही हो। ये सही नहीं है। अरे बेटी, जब भगवान ने हमें दिया है तो लेने में क्या हर्ज है। शायद यह लोटा हमारे ही नसीब में था, वरना गोपाल के साथ वह सब हादसा ना होता। लेकिन माँ, अगर भगवान ने हमें यह दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम इसका गलत फ़ायदा उठाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ कुछ गलत होने लगे। गंगा बरखा की बातों को नज़रअंदाज कर देती है। अब उनके मन में सिर्फ दूसरों से बेहतर दिखने की चाह रह गई थी। दुखी मन से बरखा बस दूर से देखती रहती है। उसके अपनी माँ की यह बदलती हुई सोच बहुत परेशान करती थी। इस तरह से बरखा कई रातों तक सो नहीं पाई। वह रात भर उसी लोटे के बारे में सोचती। एक दिन वह निर्णय लेती है, अब बस बहुत हुआ। अगर यही चलता रहा तो गांव वालों के साथ कुछ भी गलत हो सकता है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। एक रात सबके सो जाने के बाद बरखा ने चुपचाप कांपते हाथों से वो चमकता हुआ लोटा उठाया और घर के पीछे पुराने कुएं तक गई। माफ़ करना माँ, शायद तुम्हारे मन में अब लालच ने घर बना लिया है। अगर यह लोटा हमारे पास रहा तो माँ के लालच के चलते हमारे साथ सभी गांव वालों के लिए भी खतरा बन सकता है। अब बरखा उस जादुई लोटे को चुपचाप अपने कुएं में फेंक देती है। लोटा कुएं में गिरते ही एक अजीब सी गूंज हुई, जैसे किसी चीज़ का अंत हो गया हो। अगली सुबह जब गंगा की आंखें खुलती है
तो सबसे पहले जादुई लोटे को ढूंढती है, लेकिन लोटा न मिलने पर वह परेशान होने लगती है। अरे बरखा, हमारा जादुई लोटा कहाँ गया? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। माँ, मुझे उस लोटे के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह लोटा तो तुम ही रखती थी, अचानक से ये कहाँ जा सकता है? कुछ दिनों बाद लोटे की बात पूरे गांव भर में फैल जाती है। अरे, वो लोटा कहाँ गया? मुझे तो लगता है फिर से किसी बेईमान इंसान ने इस लोटे को चुरा लिया। कई दिनों तक लोगों ने उस लोटे के बारे में पता लगाया, लेकिन वह लोटा नहीं मिलता। धीरे धीरे गांव की हालत बदलने लगी। कुएं का पानी कम होने लगा, खेतों की मिट्टी सूखने लगी, लोग परेशान हो गए। ये सब क्या हो गया? भगवान ने हमें कुछ दिया था, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाए। हाँ भाई, ऐसा लगता है कि हमने उस लोटे से ज़रूरत से ज़्यादा मांग ली, इसी वजह से हमने उस लोटे को खो दिया। गांव के लोग पछताने लगे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बरखा सब कुछ जानती थी, लेकिन वह चुपचाप थी। अगर वह लोटा रहता तो पूरा गांव मेहनत करना छोड़ देता और पूरा गांव आलसी बन जाता। गांव के सभी लोग भले ही कुछ भी बोले, लेकिन मैंने जो भी किया ठीक ही किया है। गांव की हालत अब बुरी होती जा रही थी। गंगा के कुएं का पानी भी अब काफ़ी नीचे हो चुका था। माँ, एक बार फिर से हमारे गांव पर मुसीबत आने वाली है। हमारे कुएं का पानी काफ़ी नीचे जा चुका है। मुझे लगता है ये सब तुम्हारे लालच का ही परिणाम है। हाँ बेटी, उस लोटे के होते मेरे मन में भी लालच आ चुका था, लेकिन उसके ना होने पर आज मुझे समझ आ रहा है कि मैंने सच में लालच किया था। पूरा गांव कुएं में पानी की घटती मात्रा को देखकर परेशान हो रहा था। तभी अचानक गांव में शहर से एक सेठ आता है। उसकी पहली मुलाकात सरपंच जी से होती है। सरपंच जी, मैं शहर का एक जाना माना सेठ हूँ। मैं पहले भी आपके गांव का दौरा कर चुका हूँ। मुझे इस गांव की ज़मीन चाहिए, बदले में मैं तुम्हें करोड़ों रुपया देने को तैयार हूँ। इसके अलावा मैं गांव भर के लोगों को रहने की जगह भी दे दूँगा। सरपंच ने पहले तो माथा झुका लिया। साहब, ये ज़मीन हमारे पुरखों की निशानी है, भला हम इसे किसी और को कैसे बेच सकते हैं? सेठ ने धीरे से पैसों से भरी पेटी खोली। नोटों की गड्डियाँ चमक उठी। सरपंच की आंखों में भी लालच चमक लौट आई। अब साहब, मैं तो मान जाऊंगा, लेकिन गांव वालों को कैसे मनाऊं? सरपंच जी, आप पंचायत बैठाओ, लोगों को पैसों के बारे में बताओ, वह ज़रूर मानेंगे। अगली सुबह पंचायत बुलाई गई। गांव वालों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं कि शहर के एक सेठ हमारी गांव की ज़मीन को खरीदना चाहते हैं। बदले में वह हर गांव वालों को रहने के लिए जगह और हर तरह की सुविधा देने के लिए तैयार है। गांव वाले पहले तो चुप रहे, फिर सभी आपस में बात करने लगते हैं। वैसे भी खेत तो सूखे पड़े हैं, ये ज़मीन हमारे क्या काम आएगी? हाँ भाई, सही कहते हो। और फिर इस ज़मीन के बदले हमें रहने की जगह और सुविधाएं भी तो मिल रही है। इसी बीच बरखा अचानक बोल पड़ती है। सरपंच जी, ये ज़मीन सिर्फ मिट्टी ही नहीं, यह हमारा पहचान है। ये बिक गई तो हम सब भी बिखर जाएंगे। मुझे अच्छे से पता है कि ये ज़मीन उपजाऊ है और सेठ इस ज़मीन से ना जाने कितने पैसे कमा सकता है। कुछ चेहरे झुके, कुछ सोच में पड़ गए। हाँ बरखा बेटी, तुम्हारी बात भी 16 आने की सच है। रघु को देखकर पूरा गांव बरखा का समर्थन करने लगता है। अब सेठ ज़बरदस्ती गांव की ज़मीन खरीदना चाहता था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने डर फैलाने की योजना बनाई। एक रात अचानक गांव की झोपड़ियों में आग लग गई। चारों ओर धुआं और चीखें गूंजने लगी। लोग भागते हुए कुएं की ओर गए। अरे गांव वालों, उठ जाओ, पानी लाओ, झोपड़ियों में आग लग गई है। फिर गांव के सभी लोग अपनी जान बचाते हुए झोपड़ियों से बाहर निकलते हैं और कुएं का पानी झोपड़ियों पर डालने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी लोग
आग पर काबू पा लेते हैं, लेकिन अब कुएं का सारा पानी खत्म हो गया था। हे भगवान, हमने सारा पानी तो आग बुझाने में व्यर्थ कर दिया। अब हम क्या पिएंगे? बरखा ने कुएं में झांका। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज़ में एक अलग ही हिम्मत थी। क्या हम सब हार मान लेंगे? क्या हमारी हिम्मत इतनी कमज़ोर हो गई है? बरखा की बात सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अगले दिन वह सभी महिलाओं को इकट्ठा करती है। सुनो बहनों, खेतों में फसल नहीं है, पर हमारे पास हाथ है, दिमाग है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें कुछ तो करना होगा। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हम सूखी लकड़ियों से खिलौने, टोकरियाँ, सजावट की चीज़ें बनाकर बेच सकते हैं। इस तरह से आमदनी होने पर हम अपनी ज़रूरत की हर चीज़ें खरीद पाएंगे। पहले सब चुप रही, फिर एक ने हाँ में सिर हिलाया। बरखा बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। देखते ही देखते सभी महिलाएं एकजुट हो गई। अब दिन रात मेहनत होने लगी। लकड़ी से बने दिए, झाड़, गहनों की पेटियाँ, हर चीज़ में गांव की मेहनत झलकती थी। धीरे धीरे शहरों के लोग भी गांव की बनी चीज़ों की खरीदारी करने लगे। अब बरखा की मेहनत रंग लाने लगी थी। बरखा ने जो किया वो कोई सेठ नहीं कर सकता था। हाँ भैया, सच कहते हो। हमने बरखा की बात मानकर अपनी ज़मीन को बचा लिया। अब गांव की हर सुबह कुछ नया लेकर आती थी। औरतें काम में लगी रहती, बच्चों की हंसी गूंजती और बरखा सब पर नज़र रखती थी। बरखा अब पूरे काम का हिसाब किताब भी खुद देखती थी। उसने कमाई का हिस्सा जोड़कर गांव में सोलर पैनल लगवाए। सोलर पैनल लगाने से अब तो गांव भर में लाइट का उजाला रहता है। हाँ बहन, बिजली से तो और भी काम आसान हो गए। अब बिजली आ गई तो बरखा ने अगला कदम उठाया। उसने गांव में ट्यूबवेल लगवाया। अब रायपुर गांव एक मिसाल बन गया था। इस तरह से गांव भर में सभी लोगों की तकलीफ़ें दूर हो गई और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।